हेलो डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू ए स्क्वायर अकेडमी। हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें आज की क्लास का टॉपिक ही था क्या बेटा, हीट कैपेसिटी। इससे पहले रुक करके तुम देखोगे तो हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ चुके थे, जहाँ हीट, वर्क एंड इंटरनल एनर्जी एक दूसरे से क्या थे, इंटरलिंक थे। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था इंथैल्पी हो चुका था। फिर उसके बाद मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी, अगर ट्रांसफ़र ऑफ हीट हो रहा है तो वो दो डिफरेंट कंडीशन पे हो सकते हैं। वो दो डिफरेंट कंडीशन क्या था, एक कांस्टेंट वॉल्यूम था, दूसरा क्या था, कांस्टेंट प्रेशर था। अगर हीट का ट्रांसफ़र कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी। हीट का ट्रांसफ़र कांस्टेंट प्रेशर पे होगा तो उसको क्या बोलेंगे, इंथैल्पी। ये दोनों वर्ड हो चुका था। फिर बीच में तुमको रुक करके बताया भी था, जहाँ पे कैलोरी एक वायर था। एनर्जी की एक दो यूनिट होती है, एक को बोलते हैं जूल, दूसरे को क्या बोलते हैं, कैलोरी। और वहीं पे मैंने एक डिफिनेशन भी तुमको दिया था, और वही सेम डिफिनेशन यहाँ भी हीट कैपेसिटी के लिए भी है। व्हाट इज हीट कैपेसिटी? तो अलग अलग सब्सटेंस की क्षमता होती है हीट को क्या करने की, स्टोर करने की। कैपेसिटी जब भी आती है तो किसकी बात आती है, कि उसकी कैपेसिटी है ना, उसकी कितनी क्षमता है, उसी की बात हम लोग करते हैं। तो कोई भी सब्सटेंस अपने टेम्परेचर को कितना स्टोर कर सकता है, अपने अंदर कितना टेम्परेचर स्टोर कर सकता है, उसी को क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी। अगर डिफिनेशन वाइज देखोगे तो कोई भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन से बढ़ाने पे जितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगा, दैट अमाउंट ऑफ हीट इज कॉल्ड एज हीट कैपेसिटी। हम लोग बोलते भी हैं अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस, एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन, उसी को क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी। अब हीट कैपेसिटी को टोटल 3 अलग अलग टर्म्स में हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। टर्म्स है हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एंड क्या बेटा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। फ़र्क क्या है, ध्यान से पहले समझना। उससे पहले मैं तुमको हीट कैपेसिटी समझाता हूँ। अगर हीट कैपेसिटी समझ जाओगे तो तुमको बाकी के दोनों डिफिनेशन इजीली समझ पाओगे। हीट कैपेसिटी है कि किसी भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए, जहाँ पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फिक्स्ड नहीं है, ये एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो सकता है, फॉर एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब इसकी कुछ भी क्वांटिटी हो सकते हैं, कितना भी वेट ले लो या कितना भी मोल ले लो, फॉर एनी मोल और फॉर एनी वेट का यूनिट क्या लेंगे, ग्राम। उसका मुझे क्या करना है, टेम्परेचर बढ़ाना है, कितने से, 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन। डिफरेंस डिग्री सेंटीग्रेड में हो या केल्विन में हो, सेम ही आता है। बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन उसी अमाउंट ऑफ हीट को हम क्या बोलेंगे, उस सब्सटेंस का हीट कैपेसिटी। और जब भी हीट कैपेसिटी की बात होगी तो हम लोग बोलते भी हैं हीट रिक्वायर्ड अपॉन रेजेल टेम्परेचर। तो कितना हीट लगा, तो चेंज इन हीट, ऊपर में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन हीट अपॉन चेंज इन टेम्परेचर। हीट कैपेसिटी को C से रिप्रेजेंट करते हैं, C इज इक्वल टू dQ बाई dt। C इज इक्वल टू क्या हो गया, dQ बाई dt, यही है। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री या 1 केल्विन इज कॉल्ड एज क्या बेटा, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू हीट रिक्वायर्ड या चेंज इन हीट अपॉन चेंज इन टेम्परेचर। ऊपर में हीट है तो हीट की दो यूनिट होगी, जूल और कैलोरी। ऊपर में आ जाएगा जूल, नीचे में क्या जाएगा टेम्परेचर का, या तो केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड। तो यूनिट क्या हो सकता है, या तो जूल पर केल्विन, अगर कैलोरी में लोगे तो क्या हो जाएगा, कैलोरी पर केल्विन, या जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड, या कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड। क्या मेरी बात समझ में है? फिर अगर यहाँ पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फिक्स्ड है क्या, नहीं, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फिक्स नहीं है। जब क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस फिक्स नहीं हो तो कोई भी क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस हो सकता है। जैसे समझो कि तुमने 1 ग्लास ऑफ वाटर लिया और दूसरी तरफ 1 बकेट ऑफ वाटर लिया। दोनों अगर रूम टेम्परेचर पे, तो टेम्परेचर दोनों का सेम होगा। अब दोनों को गर्म करना है सेम टेम्परेचर से, तो किस में ज़्यादा हीट लगेगा, तो जहाँ ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस है वहाँ हीट ज़्यादा लगेगा। तो कहीं ना कहीं मास डिपेंडेंट हो गया, और मास डिपेंडेंट हुआ तो ये प्रॉपर्टी क्या हो गई, समझ में, दैट इज हीट कैपेसिटी। यूनिट समझ में आ गया, ऊपर हीट है, नीचे क्या है, टेम्परेचर है। तो जूल पर केल्विन या कैलोरी पर केल्विन, या जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड या कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड, यही है। इसमें कोई दिक्कत तुमको नहीं। अब यही हीट कैपेसिटी को हम लोग दो अलग अलग टर्म्स में डिफाइन करते हैं। एक को बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी, दूसरे को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट। डिफरेंस क्या है कि हीट कैपेसिटी में क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस
फिक्स्ड नहीं है। अगर यही क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस अगर मैं 1 मोल के लिए कर दूं तो इसी हीट कैपेसिटी को हम लोग बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। क्लियर है? और यही क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस को अगर 1 ग्राम कर दूं तो इसी को क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो कहीं ना कहीं हीट कैपेसिटी को हम लोग 2 टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। एक को बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी, दूसरे को क्या बोलते हैं? अब इसमें घबराने वाली बात नहीं है। मोलर हीट कैपेसिटी क्या है? ये भी एक हीट कैपेसिटी है बट डिफाइंड फॉर 1 मोल। तो इसको मैं कह सकता हूँ हीट कैपेसिटी फॉर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को क्या बोल सकते हैं? हीट कैपेसिटी फॉर 1 ग्राम ऑफ। तो हीट कैपेसिटी अगर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के लिए तो उसको क्या बोलेंगे? मोलर हीट कैपेसिटी। और हीट कैपेसिटी अगर मैं 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस के लिए निकालूँ उसको क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब ये 2 टर्म्स पे हो सकता है। अब हीट कैपेसिटी हो या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो या मोलर हीट कैपेसिटी हो, सब में ट्रांसफर किसका हो रहा है? हीट कैपेसिटी में ट्रांसफर किसका हो रहा है? हीट। और हीट का ट्रांसफर होगा तभी टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ेगा। तो ट्रांसफर ऑफ हीट 2 कंडीशन पे हो सकता है, एक कांस्टेंट प्रेशर और दूसरा क्या बेटा? कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हीट कैपेसिटी में है क्या? ध्यान से तुम देखो तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? और ट्रांसफर ऑफ हीट है। तो ये 2 अलग अलग कंडीशन पे हो सकता है, एक कांस्टेंट प्रेशर पे, दूसरा कांस्टेंट वॉल्यूम पे। और अगर यहाँ पे हीट का ट्रांसफर अगर कांस्टेंट प्रेशर पे होगा तो उस कंडीशन में हीट कैपेसिटी को हम लोग बोलते हैं Cp। और ट्रांसफर ऑफ हीट अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा तो इसको क्या बोलते हैं? C। सिमिलरली ये फिर मोलर हीट कैपेसिटी के लिए, तो ये क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए। अब मैं 1 बाय 1 आपको समझाता हूँ, आपको समझ में आएगा। हीट कैपेसिटी ये क्लियर है? अब आ जाओ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। क्या देखते हैं? अगर मोलर हीट कैपेसिटी की बात करोगे तो कितना के लिए? हीट कैपेसिटी फॉर 1 मोल। तो जो भी हीट कैपेसिटी है उसको अगर नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दोगे तो क्या निकल जाएगा? पर मोल। जैसे समझो तुमने कोई चीज़ खरीदा पार्टिकल के फॉर्म में, किसके फॉर्म में? और मैं कहता हूँ कि उसको पर डजन के फॉर्म में निकालो, तो क्या करोगे? जो भी है उसको 12 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? पर डजन। क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? तो जो भी क्वांटिटी ऑफ हीट है या हीट कैपेसिटी है उसको अगर पर मोल से मैं डिवाइड कर दूं या नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस से डिवाइड कर दूं तो क्या निकल जाएगा? पर मोल। देखो यही है मोलर हीट कैपेसिटी। ऊपर में क्या है? हीट कैपेसिटी। किससे डिवाइड कर दिया? नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस से। तो क्या हो जाएगा? मोलर हीट कैपेसिटी। और वैसे भी तुम्हारे माइंड में आ ही गया कि यहाँ पे मोलर हीट कैपेसिटी हम लोग किससे डिफाइन करते हैं? पर मोल के लिए। डिफिनेशन देख लो, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, देखो रेज द टेम्परेचर ऑफ क्या बेटा? 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय कितना? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। और क्या बेटा? 1 केल्विन इज कॉल्ड एज मोलर हीट कैपेसिटी। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर से 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाने में जो हीट लगेगा उसी को क्या बोलेंगे? मोलर हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी को पर मोल से डिवाइड कर दो। तो हीट कैपेसिटी का अगर मैं यहाँ पे यूनिट की बात कर दूँ तो ऊपर में क्या होगा? हीट कैपेसिटी ऊपर में C है ना, तो C को क्या लिखते हैं? Q/T/N। तो ये क्या हो जाएगा? Q/N इंटू T। Q का क्या? जूल। N का क्या? मोल। T का क्या? केल्विन। तो जूल पर मोल केल्विन या कैलोरी पर मोल केल्विन, यही होगा जूल पर मोल केल्विन। या अगर Q को कैलोरी में लोगे तो क्या आ जाएगा? कैलोरी पर मोल केल्विन। या टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में लोगे तो जूल पर मोल डिग्री सेंटीग्रेड, कैलोरी पर मोल डिग्री सेंटीग्रेड। बोलो हाँ। अगर यहाँ पे C लिखा हुआ है जिसको नॉर्मल अपन बोलते हैं हीट कैपेसिटी, तो ये क्या आता है? जूल पर केल्विन। डिफरेंस समझना, या जूल पर केल्विन हो या जूल पर मोल केल्विन हो, दोनों हीट कैपेसिटी हो। अब इस हेडिंग पे मत जाना कि तुमको मेंशन होगा कि हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी किस फॉर्म में है ये इसके यूनिट को देख के पता करते हैं। अगर जूल पर मोल केल्विन में है तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये मोलर हीट कैपेसिटी है। जूल पर केल्विन में तो समझेंगे क्या? नॉर्मल ये हीट कैपेसिटी। क्लियर है? अब कोई भी हीट कैपेसिटी में क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस फिक्स है क्या? नहीं। लेकिन अब मोलर हीट कैपेसिटी में क्या फिक्स हो गया? 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। क्या फिक्स हो गया? तो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस फिक्स हो गया।
तब किसकी कभी भी किसी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को अगर किसी फिक्स्ड क्वांटिटी के लिए आप रिप्रेजेंट करते हो तो दैट इज बिकम इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? क्या मेरी बात समझ में आ गई? बोलो, है ना। अगर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस है, यहीं पे समझो, हाउ मेनी ग्राम? तो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू देयर मॉलिक्यूलर वेट। ये मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट है। क्या बोला मैंने? 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू देयर, क्या बेटा? 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू, क्या बेटा? देयर मॉलिक्यूलर वेट। जैसे अगर समझो मैं 1 मोल ऑफ वॉट, मॉलिक्यूलर वेट मतलब m ग्राम, m क्या हो गया? मॉलिक्यूलर वेट हो गया। जैसे समझो मैं ले लेता हूँ 1 मोल ऑफ वाटर, क्या ले लिया? तो 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम? 18 ग्राम। क्यों? क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 18 ग्राम। तो अगर 1 मोल है मोलर हीट कैपेसिटी, अगर मैं उसको 18 से डिवाइड कर दूं तो वो 1 ग्राम के लिए हो जाएगा। तो उसी को क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलेंगे। अब आ जाओ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी कितने के लिए? फॉर 1 मोल। 1 मोल मतलब मॉलिक्यूलर वेट, और किसी भी मोलर हीट कैपेसिटी को अगर मैं उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दूं तो 1 ग्राम के लिए आ जाएगा। बोलो ना, है ना। जैसे समझो, अगर तुमको नहीं समझ में आए, कहीं पे तुमको कोई भी क्वांटिटी का प्राइस दिया हुआ है, कितना? पर डजन। क्या दिया हुआ है? पर डजन। मतलब अगर मैं बोलता हूँ 80 RS पर डजन, व्हाट डज इट मीन? कि ये 12 पार्टिकल जो होंगे उसका प्राइस है 80 रुपीज। बोलो, है ना। अब पर डजन को मैं पर पार्टिकल में लाऊंगा तो इसी को क्या करूंगा? अगर डिवाइडेड बाय 12 कर दूंगा, बोलो, तो जो भी कुछ ये आएगा ये आर क्या हो जाएगा? RS पर पार्टिकल। बोलो, तो मोलर हीट कैपेसिटी कितने के लिए? 1 मोल। 1 मोल मतलब कितने ग्राम? मॉलिक्यूलर वेट। तो मोलर हीट कैपेसिटी को अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दूं तो वो मॉलिक्यूलर वेट ग्राम के लिए ना होकर के 1 ग्राम के लिए आ जाएगा, और 1 ग्राम के लिए होगा, उसी को क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखो, मोलर हीट कैपेसिटी को किसे डिवाइड कर दिया? मॉलिक्यूलर वेट से। क्या मेरी बात समझ में आई? बोलो, कोई दिक्कत? तो अगर हीट कैपेसिटी है तो क्या होगा? जूल पर केल्विन पर ग्राम। तो नीचे में क्या आ जाएगा? ग्राम। तो जूल पर ग्राम पर केल्विन इसका यूनिट होगा कि नहीं होगा? बोलो, तो देखो यही है, जूल पर ग्राम पर केल्विन या कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन। अगर टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में लोगे तो जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, कैलोरी पर ग्राम। क्या मेरी बात समझ में आई? बोलो ना, हाँ ना। डिफरेंशन देख लो। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ, क्या बेटा? 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब यहाँ पे भी क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस फिक्स हो गया 1 ग्राम, तो इट बिकम इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये क्या हो जाएगा? क्या मेरी बात समझ में आ गई? बोलो, है ना। तो या तो हीट कैपेसिटी हो, मोलर हीट कैपेसिटी हो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो, चेंज इन हीट अपॉन चेंज इन टेम्परेचर। यूनिट से देख लोगे कि ये किसी भी गिवन सब्सटेंस के लिए है, या पर मोल के लिए, या पर ग्राम। बोलो, है ना। अब जितने भी हीट कैपेसिटी है उसमें ट्रांसफ़र ऑफ हीट ही हो रहा है, और चूंकि ट्रांसफ़र ऑफ हीट हो रहा है तो या तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा या कांस्टेंट क्या होगा? वॉल्यूम पे होगा। बोलो, हाँ ना। तो पहला एक पॉइंट मैं लिया हूँ यहाँ पे, अलग से एक एडिशनल पॉइंट मैं नोट करके लिख देता हूँ। कह रहा इफ हीट इज सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर जो भी हीट का ट्रांसफर है वो किस पे हो रहा है? कांस्टेंट प्रेशर पे। तो अगर कांस्टेंट प्रेशर पे है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? QP, चेंज इन हीट अपॉन चेंज इन टेम्परेचर। तो यही होता है dQ बाई dt। लेकिन जो हीट है वो कांस्टेंट प्रेशर पे है, तो इस केस में जो हीट कैपेसिटी होगा उसको क्या बोलेंगे? Cp। और दूसरा हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो इसको क्या बोलेंगे? Cv इज इक्वल टू, है ना। और हीट कैपेसिटी को क्या लिखते हैं? चेंज इन हीट अपॉन चेंज इन टेम्परेचर। और चेंज इन हीट अगर कांस्टेंट प्रेशर पे तो लगा दिया QP, तो dQP अपॉन क्या बेटा? dt। और दूसरा चेंज इन हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे है तो dQ के जगह dQV अपॉन क्या लगा दिया? dt। अब अगर QP है, हम तुम पढ़ चुके हो, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर किसके बराबर? इंथैल्पी। और दूसरा हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके बराबर?
इंटरनल एनर्जी बराबर, बोलो ना, है ना। तो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर किसके बराबर, इंथैल्पी, और हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके बराबर, इंटरनल एनर्जी के बराबर। इसमें कोई दिक्कत, अरे बोलो हाँ है ना, इतना समझ में आया। तो डी क्यू को क्या लिख सकता हूँ, डी एच बाई डी टी। डी एच मतलब चेंज इन हीट, या इसको कई बार तुम ऐसे भी देख सकते हो, डेल्टा एच बाई डेल्टा टी, या ऐसे भी लिख सकते हो डेल्टा एच बाई डेल्टा टी। बोलो ना हाँ है ना। इसको अगर मैं देखूं तो इसको क्या लिख सकते हो, क्यू भी को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ई इंटरनल एनर्जी, डेल्टा ई बाई क्या बेटा, इसमें कोई दिक्कत। तो ये क्या हो गया, हीट कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ इंथैल्पी एंड क्या बेटा, इंटरनल एनर्जी। इसी से मैं तुमको फॉर्मूला डिराइव कर देता हूँ। ये इफ हीट इज सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर देन हम लोग क्या यूज करेंगे, सीपी। सीपी यूज करेंगे तो डी क्यू बाई डी टी एट क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर। तो इसी को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एच बाई डेल्टा टी, जो मैंने अभी लिख के दिखाया। इसको इक्वेशन क्या ले लिया, 1। दूसरा लिया हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसको क्या लेंगे, सी वी। तो क्या होगा, डी क्यू बाई डी टी कांस्टेंट वॉल्यूम, तो इसी को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ई बाई डेल्टा टी। यही होगा ना, ये क्या है अपना इक्वेशन। अब इसी दोनों इक्वेशन से हम अलग अलग टर्म्स में देखते हैं इंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी। अब यहाँ से अगर मैं डेल्टा एच निकालूं तो क्या हो जाएगा, सी पी डेल्टा टी, यही होगा ना। तो तुम यहाँ से अगर डी एच निकालोगे तो डी एच इजिकल टू क्या हो जाएगा, सी पी इंटू डी टी। कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ से तुम अगर निकालोगे तो डी इजिकल टू क्या हो जाएगा, बोलो, सी भी इंटू, क्या इसमें कोई संदेह नहीं। तो डी एच इजिकल टू सी पी इंटू डी टी, और डी इजिकल टू सी भी इंटू क्या बेटा, डी टी। लेकिन इस केस में सी पी, ये जो सी पी है एंड सी बी है, ये हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। इसमें कोई दिक्कत तुम कहोगे नहीं। अब इसी के फॉर्म पे दोनों इक्वेशन से हम लोग फार्मूला डिराइव करते हैं, और सी पी एंड सी वी की यूनिट बताएगी कि ये कौन सा हीट कैपेसिटी है। मैं तुमको दिखाता हूँ। अगर मैं लूँ डेल्टा एच इजिकल टू सी पी इंटू डी टी, जो अभी लिखा है, क्लियर। इस केस में सी पी क्या है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर केल्विन। देखो जूल पर केल्विन। और डेल्टा ई क्या हो जाएगा, सी वी इंटू डी टी। लेकिन यहाँ पे सी वी क्या है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरा अगर मैं ले लूँ डेल्टा एच इजिकल टू, यही है, अब ये सी वी की जगह ये सी पी है ना, तब यहाँ पे आ गया एन सी पी। तो अगर सी पी को मैं एन से मल्टीप्लाई कर दूँ, अब रुक करके तुम समझो, कंफ्यूजन तुमको नहीं होगा। यही था सी एम इजिकल टू क्या, सी बाई एन। ये क्या था, सी एम मोलर हीट कैपेसिटी। कोई दिक्कत। अब मैं क्या कर दूँ, इसको एन से मल्टीप्लाई कर दूँ। सी क्या था, हीट कैपेसिटी। तो अगर इसी इक्वेशन को मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ तुमको समझाने के लिए, तो कितना हो गया, सी एम मोलर हीट कैपेसिटी इजिकल टू सी अपॉन क्या, एन। सी क्या है, हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी सी इजिकल टू क्या हो गया, एन इंटू सी। कोई दिक्कत। अब यही टर्म यहाँ लिया गया, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे क्या था, ये Cp। अब Cp को किस में लाया, Cm को n से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे Cm क्या हो गया, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और n क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल। समझ में आ गया। तो फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा एच इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी। हाँ है ना। तो इस केस में जो फॉर्मूला है मैं तुमको बाहर लिख करके दिखा देता हूँ। तो ये फॉर्मूला आ गया डेल्टा एच इज इक्वल टू एन सी पी इंटू डेल्टा टी। जब एन सी पी डेल्टा टी किया तो वो सी पी क्या आ गया, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो सिमिलर क्या आ जाएगा, एन सी बी डेल्टा टी। लेकिन यहाँ पे जो हीट कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगा, मोलर हीट कैपेसिटी। लिखा भी हुआ है एन सी पी एम इजकल टू मोलर हीट कैपेसिटी। फॉर्मूला में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए। क्लियर। और इस केस में मोलर हीट कैपेसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर मोल केल्विन। तीसरा है पर ग्राम के लिए, किसके लिए,
तो देखो यहाँ मोल था तो n से मल्टीप्लाई किए, पर ग्राम है तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई किए, m से। लेकिन इस केस में Cv क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मतलब हीट कैपेसिटी फॉर पर ग्राम। अगर डेल्टा E है तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा, और डेल्टा H है तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, प्रेशर पे होगा। समझ में आए? तो डेल्टा H इज इक्वल टू एम सी पी डेल्टा टी, वेयर Cp क्या होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। बोलो। तो कई बार तुमको फॉर्मूले में कई बार हम लोग यूज कर लेते हैं, लेकिन तुम्हें समझ में आना चाहिए कि सर कब कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना है। बोले हाँ है ना, तो यही यूज करते हैं। डेल्टा H इक्वल टू Cp डेल्टा टी, इस केस में ये क्या हो गया, हीट कैपेसिटी हो गया। डेल्टा H इक्वल टू NCp डेल्टा टी, इस केस में ये क्या हो गया, मोलर हीट कैपेसिटी। और डेल्टा H इक्वल टू ms डेल्टा टी, इस केस में ये क्या हो गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। समझ में? ms डेल्टा टी ले लेते हैं, s क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ताकि कंफ्यूजन नहीं। कोई दिक्कत? आगे बढ़ो। अब अपने को क्या करना है, Cp एंड Cv के बीच में क्या करना है, रिलेशन निकालना है। किसके बीच में रिलेशन निकालना है, Cp एंड Cv के बीच में। अब एक टर्म्स तो आ गया कि ये Cp एंड Cv है क्या, क्या है Cp एंड Cv, हीट कैपेसिटी फॉर वन, नहीं, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। Cp इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड Cv इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट। Cp और Cv क्या है, हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर पे है एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट क्या है, वॉल्यूम। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन यही लिखा हुआ है तुमको, Cp एंड Cv। किसके किसके बीच में रिलेशन आ जाएगा, इंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी के टर्म्स में। अब एक बार थोड़ा सोचो कि रिलेशन को कैसे लाना है, फिर मैं तुमको आगे बताता हूँ। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv की बात करते हैं। Cp एंड Cv क्या है, ऑलरेडी मैं तुमको बता दिया, हीट कैपेसिटी है, कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। हमने इंथैल्पी के लिए एक फॉर्मूला डिराइव किया था, क्या किया था, H इज इक्वल टू E, इंटरनल एनर्जी टोटल ऑल पॉसिबल टाइप ऑफ एनर्जी को ही क्या बोला था, इंटरनल एनर्जी विच इज प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल या एसोसिएटेड विद इन ए मॉलिक्यूल। उसमें तुम क्या कर दो, पीवी एनर्जी को ऐड कर दो, यू विल गेट इंथैल्पी। और इंथैल्पी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी एनर्जी। इंथैल्पी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी एनर्जी। बोलो ना, हाँ ना, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें। अब क्या मैं लेता हूँ, ये अपना इक्वेशन पढ़ा हुआ है, ये ऑलरेडी डिस्कस है, कोई दिक्कत होगा तो बताना। एक और तुमको पढ़ा हुआ है जिसको बोलते हैं IG, आइडियल गैस इक्वेशन। क्या होता है आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू, क्या इसमें कोई दिक्कत, तो अगर मैं 1 मोल ऑफ गैस ले लूँ, क्योंकि हमने कंडीशन क्या ली है, तो फॉर 1 मोल n की वैल्यू कितनी हो गई, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, n की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो PV की वैल्यू कितनी हो गई, RT के बराबर हो गई। क्या मैं गलत कह रहा हूँ, नहीं। तो ये जो इक्वेशन जिसको ऑलरेडी हमने डिस्कस लिखा है, यहाँ पे PV की जगह RT लिख दूँ, तो इस इक्वेशन में अगर आप पुट करते हो तो क्या हो गया, H इज इक्वल टू E प्लस RT। बोलो है ना। अब मैं सबको क्या करता हूँ, सबको कि डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। क्या कर दूँ, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। अगर तुमको डिफ्रेंशिएट का मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो सबको कंपेयर कर देता हूँ चेंज इन टेम्परेचर से। क्या किसे, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो सबसे पहले मैं इसका चेंज लिख लेता हूँ, लिख सकता हूँ इसका चेंज, तो फॉर चेंज, तो चेंज का मतलब क्या, डेल्टा लगा दो, तो इंथैल्पी ना पढ़ के तुम पढ़ोगे चेंज इन इंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी ना पढ़ के पढ़ोगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी, RT ना पढ़ के पढ़ोगे चेंज इन R इंटू टी, यही होगा। तो क्या हो जाएगा ये
डेल्टा एच इज इक्वल टू, बोलो है ना। अब डी आर टी में तुम देखो आर क्या है, कांस्टेंट, तो कभी भी चेंज कांस्टेंट का तो निकलेगा नहीं, तो आर बाहर चले जाएगा, अंदर में क्या जाएगा डी टी। सबका मैं क्या करता हूँ डी टी के रिस्पेक्ट में कंपेयर करा देता हूँ। इसी को हम लोग बोलते हैं कि सबको टेम्परेचर के साथ क्या कर दो, डिफ्रेंशिएट कर दो। अगर तुमको वो ना समझ में आए तो लेफ्ट एंड राइट साइड हम लोग डेल्टा टी से क्या करता हूँ, सबको डिवाइड कर देता हूँ। इसी को बोलते हैं डिफ्रेंशिएट। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, बोलो है ना। तो क्या हो गया, डेल डी एच बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी प्लस डी आर टी बाई क्या बेटा। अब यहां से आर तो बाहर आ जाएगा, तो आर डी टी डी टी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या बचा बेटा, डी एच बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी प्लस क्या बेटा आर। अरे डी टी कैंसिल हो जाएगा। अब इस टर्म्स को देखो, कुछ याद आ रहा है, डी एच बाई डी टी इज इक्वल टू क्या जाएगा, डी क्यू बाई डी टी। इसी को क्या लिखते हैं, सी पी। सी पी डी बाई डी टी, इसको क्या लिख सकते हैं, सी वी प्लस क्या बेटा आर। तो क्या जाएगा, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। दिस इज कॉल्ड एज मेयर्स इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको, मेयर्स इक्वेशन, बोलो है ना। ये एक पहला रिलेशन था, सीपी और सीबी के बीच में अगर डिफरेंस करोगे तो ये किसके बराबर होगा, आर के बराबर होगा, बोलो ना, है ना। तो पहला क्या आ गया, सीपी माइनस सीबी इक्वल टू आर। आर क्या है, गैस कांस्टेंट। तो इसको बोलते मेयर्स इक्वेशन। क्या इसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरा एक और आता है, ये पहला, और दूसरा एक मैं तुमको कहता हूँ याद रख लेना, इसका डेरिवेशन बहुत लंबा है लेकिन उसको कभी पूछने जाते हैं। सीपी बाई सीवी की वैल्यू किसके बराबर होता है, गामा। किसको बोलते हैं, ये गामा, जिसको क्या बोलते हैं, पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो। अब ये गामा कहाँ पे आएगा, ध्यान से समझना, ये गामा तुमको आएगा। मैं तुमको दो प्रोसेस रिकॉल कराता हूँ। एक प्रोसेस का नाम है आइसोथर्मल प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, और दूसरा एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं एक को बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, दूसरे को क्या बोलते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में पीवी क्या होता है, कांस्टेंट। प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन होता है, एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट। एडियाबेटिक प्रोसेस में पी वी टू द पावर गामा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो आइसोथर्मल में पी भी कांस्टेंट होता है और एडियाबेटिक में पी वी टू द पावर क्या होता है, गामा क्या होता है, कांस्टेंट। और यही गामा को क्या बोलते हैं, पॉइजन्स रेशियो बोलते हैं। जो अलग अलग गैस के लिए सीपी और सीवी की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। अब मैं एक चीज़ मैं तुमको क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपको नीट के लिए तो क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी सीपी सीवी की वैल्यू दी हुई होगी। अगर जेई के बच्चा है तो हम जेई का अगर कोई स्टूडेंट है जिसको जेई का एग्जामिनेशन देना है तो आपको पता होना चाहिए कि मोनो एटॉमिक गैस, डायटॉमिक गैस या पॉली एटॉमिक गैस के लिए सीपी और सीवी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, मैं तुमको निकाल के बता देता हूँ। पक्की बात। तो नेक्स्ट पॉइंट में तुमको पढ़ा देता हूँ, वैल्यू ऑफ CP and CV for different। क्लियर, देख लो ये क्या है CP, ये क्या है CV। अब ये गैस ले लेता हूँ, मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक एंड
मोनोटॉमिक गैस मतलब वैसे कोई गैस जिस सिंगल एटम के फॉर्म में, जैसे इनर्ट गैस वगैरह, हीलियम, नियन, आर्गन वगैरह हो जाए। कैसा गैस हो जाए? हीलियम हो, नियन हो, आर्गन। डायटॉमिक गैस मतलब वैसा कोई मॉलिक्यूल जिसमें 2 एटम से बना हो, लाइक H2 हो जाए, O2 हो जाए, CO हो जाए। और पॉलीएटॉमिक मतलब वैसा कोई गैस मॉलिक्यूल जिसमें 2 से ज़्यादा एटम हो, लाइक CO2, H2O, N2O। इस टाइप से तुम Cp और Cv की वैल्यू क्या करोगे? निकालोगे। अब एडियाबेटिक में यही आ गया था, Pv⁴ गामा क्या बेटा? कांस्टेंट, जिसे गामा को क्या बोलते हैं? पॉइजन्स रेशियो। और इसका रिलेशन क्या था? गामा = Cp/Cv। अब अलग अलग गैस के लिए Cp और Cv की वैल्यू तुमको निकालना है। ये मॉलिक्यूल के डिग्री ऑफ फ्रीडम से निकालते हैं। तुमको फिजिक्स में पढ़ाया भी जाएगा, अगर इतना याद रखोगे तो हो जाएगा। क्यों मैं फिजिक्स की बात बोला? क्योंकि सेम थर्मोडायनेमिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, तुमको फिजिक्स का भी ये टॉपिक है, वहाँ हर एक टॉपिक तुमको आएगा। जो मैंने तुमको इंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, वर्क, हीट बताया सब, बट वहाँ पे साइन कन्वेंशन चेंज हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे Q को जब पॉजिटिव लेते हैं, कब? हीट गिवन टू द सिस्टम, Q पॉजिटिव, तो फिजिक्स में हीट गिवन टू द सिस्टम, Q को निगेटिव लेते हैं, बट साइन कन्वेंशन चेंज होगा। पूरा कॉन्सेप्ट यही है। तो वहीं पे मॉलिक्यूल की कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब कितने तरीके से मॉलिक्यूल ऑसिलेट कर सकता है, वाइब्रेट कर सकता है, उसी के बेसिस पे हम लोग उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं। और डिग्री ऑफ फ्रीडम के बेसिस पे हम लोग Cp Cv की वैल्यू निकालते हैं। तुम थोड़ा माइंड में रखोगे तो ऐसे भी याद हो जाएगा। Cp = मोनोटॉमिक के लिए 3 कितना? 2R, फिर 5/2R, और ये कितना होता है? 6R/2, मतलब कितना होता है? 3R। अगर Cp की बात करोगे तो 5/2। देखो ये इससे 2 बढ़ेगा, ये इससे फिर 2 पे बढ़ेगा, तो किसी एक का याद रखोगे तो तुमको लिंक बैठ जाएगा। तो ये कितना? 5/2R, तो फिर कितना? 7/2R, फिर यहाँ पे कितना? 8/2R। अब इसके रिस्पेक्ट में मैं सबके लिए क्या करता हूँ? मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू निकाल देता हूँ। किसकी वैल्यू निकाल दूँ? तो गामा की वैल्यू कितनी होगी? गामा = Cp/Cv। तो Cp/Cv करोगे तो 5R/2 अपॉन 3R/2, तो कितना आ जाएगा? 5/3। इसके लिए बात करोगे 7R/2 और 5R/2, तो कितना जाएगा? 7/5। गामा की वैल्यू बेटा Cp/Cv होती है। और इसके लिए बात करोगे तो 4/3, कितना हो जाएगा? 4/3। तो ये गामा की वैल्यू है, पॉइजन्स रेशियो। मोनोटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू 5/3, डायटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू, एंड पॉलीटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू 4/3। तुम इसके हेल्प से निकाल सकते हो। दैट्स ऑल अबाउट योर हीट कैपेसिटी। ये हीट कैपेसिटी पे अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम मिलता है तो आप उसको इजीली क्या कर पाओगे? सॉल्व कर पाओगे। एक बार रिकॉल कर लो, हीट कैपेसिटी क्या था? चेंज इन हीट अपॉन चेंज इन टेम्परेचर। ये किसी भी क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस के लिए हो सकता है। अगर मोलर के लिए होगा तो फॉर 1 मोल, और अगर स्पेसिफिक हीट होगा तो फॉर क्या बेटा? 1 ग्राम। उसके बेसिस पे तुम हीट कैपेसिटी को इंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी से क्या कर सकते हो? कोरिलेट कर सकते हो। और उसी के बेसिस पे हमने इंटरनल एनर्जी और इंथैल्पी को क्या किया? कोरिलेट भी किया। इससे फार्मूला भी आ गया, एक फार्मूला आ गया, ΔH = Cp ΔT और ΔE = Cv डेल्टा क्या बेटा? T। अब इसको मोलर हीट कैपेसिटी के टर्म्स में लिख सकते हो और स्पेसिफिक हीट। अगर मैं इसको मोलर हीट कैपेसिटी के टर्म्स में लिखूं तो ΔH = NCp ΔT। अब इसको पढ़ेंगे मोलर हीट कैपेसिटी। और इसको इंटरनल एनर्जी के टर्म्स में लिखूं तो ΔE = NCV क्या बेटा? ΔT। क्लियर? अगर मैं इसको इंटरनल एनर्जी स्पेसिफिक हीट के टर्म्स में लिखूं तो क्या आ जाएगा? ΔH = MS ΔT और ΔE = MS ΔT। लेकिन हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर पे और ये क्या बेटा? कांस्टेंट वॉल्यूम पे। बोलो है ना? फिर Cp और Cv की वैल्यू बता दी, Cp और Cv के बीच में रिलेशन बता दिया। क्या बताया? Cp - Cv किसके बराबर होता है? आर गैस कांस्टेंट। और Cp/Cv किसके बराबर? गामा पॉइजन्स रेशियो के बराबर होता है। फिर गामा की अलग अलग वैल्यू भी बता दी। कितना बताया? मोनोटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू अभी बताया 5/3, डायटॉमिक के लिए 4/3। ये किसके लिए? मोनोटॉमिक। ये किसके लिए? और ये किसके लिए?
क्या मेरी बात समझ में है? तो ये अलग अलग टर्म्स हैं जिसमें अलग अलग तुम रिलेशन निकाल सकते हो, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब टॉपिक पढ़ेंगे, ये एडियाबेटिक बताने के बाद, हीट कैपेसिटी बताने के बाद, लास्ट टॉपिक पहला पार्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स में जो पढ़ेंगे हम लोग कैलकुलेट करेंगे वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेस। क्या पढ़ेंगे? वर्क डन इन, मैं हेडिंग डाल के देता हूँ, वर्क डन इन डिफरेंट थर्मोडायनेमिक। अब पहले आप देखेंगे कि वर्क डन होते कितने टाइप्स के हैं। ऑलरेडी वर्क में तुमको बता दिया था, पीवी वर्क, नॉन पीवी वर्क। तो हम लोग यहाँ पे वर्क डन में कौन से वर्क को पढ़ेंगे? पीवी वर्क, प्रेशर वॉल्यूम वर्क, फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट वाला वर्क डन फिजिक्स में पढ़ते हैं। अब वर्क दो टाइप के प्रोसेस में हो सकता है। एक प्रोसेस कैसा हो सकता है? रिवर्सेबल प्रोसेस, इरिवर्सेबल प्रोसेस हो सकता है। दूसरा प्रोसेस कैसा हो सकता है? एक इरिवर्सेबल प्रोसेस हो सकता है, दूसरा प्रोसेस कैसा हो सकता है? रिवर्सेबल प्रोसेस। रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल प्रोसेस में तुम अगर बात करोगे तो जो रिवर्सेबल वर्क डन है वो ज़्यादा होता है इरिवर्सेबल से, बोलो है ना। और इरिवर्सेबल वर्क डन एक ही स्टेप में कंप्लीट हो, और जो रिवर्सेबल है वो मोर देन वन स्टेप में कंप्लीट होता है। तो इसको मैं एक चीज लिख सकता हूँ, कंप्लीटेड इन वन स्टेप, इरिवर्सेबल। या तो इसका पोजीशन फाइनल होगा या इनिशियल होगा। लेकिन अगर रिवर्सेबल की बात करूंगा तो कंप्लीटेड इन मल्टीपल स्टेप। समझने के लिए तुमको अगर मैं समझाऊं, ये एक मूवेबल पिस्टन मतलब कंटेनर है, इसमें क्या है? पिस्टन है। इस केस में या तो कंप्रेशन हो या एक्सपेंशन हो, तो या तो पिस्टन इनिशियल पोजीशन पे होगा या आफ्टर सम टाइम पिस्टन कहाँ पे होगा? फाइनल पोजीशन पे। दो ही पोजीशन पे होगा। एक बार जितना कंप्रेशन एक्सपेंशन होना था हो गया, इसके अलावा और कोई पोजीशन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं रिवर्सेबल की बात करूं तो इसमें पिस्टन मल्टीपल पोजीशन पे होगा। और अगर किसी प्रोसेस को एक से ज़्यादा स्टेप में करो तो उस टाइप के प्रोसेस को, उस टाइप के वर्क को क्या बोलते हैं? रिवर्सेबल। तो ये हमेशा वन स्टेप में कंप्लीट होगा, ये हमेशा मल्टीपल स्टेप में कंप्लीट होगा। और इसलिए रिवर्सेबल वर्क डन ज़्यादा होता है। दोनों को निकालेंगे, क्लियर। फिर आइसोथर्मल के केस में वर्क अलग होगा, एडियाबेटिक के केस में वर्क अलग होगा। तो पहले हर इस प्रोसेस को पढ़ेंगे, फिर उसमें वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा डिराइव करेंगे। फिर हम लोग वर्क देखेंगे आइसोथर्मल में क्या होगा। आइसोथर्मल वर्क डन अलग होगा। दूसरा क्या हो सकता है? एडियाबेटिक वर्क डन अलग होगा। अगले क्लास में यही अपना टॉपिक ही है जो मैं पढ़ूंगा। ऑलरेडी मैं आपको इनिशिएट कर दिया हूँ, आप एक बार बुक देख करके आइएगा, आपको समझ में आएगा, क्लियर। तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट होगा। फिर सेकंड पार्ट में हम लोग स्टार्ट करेंगे कि कब कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, फिजिबल है या नॉन फिजिबल प्रोसेस है, होगा भी या नहीं होगा, इनकी बात करते हैं। जहाँ पे एंट्रोपी एंड गिब्स फ्री एनर्जी की बात करते हैं, तो अपना थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए यहीं तक। थैंक्स फॉर टुडे, बाय बाय एंड थैंक यू।